नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय के लिए सभी को नमस्कार। और आज हम सीजीपीएससी का एक बेहतरीन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इसमें जो टॉपिक है आज हमारा जीडीपी हम पढ़ेंगे। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। तो उसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जीडीपी होता क्या है। ध्यान से अगर आप देखें जीडीपी, अगर हम देखें तो जीडीपी क्यों, व्हाट इज जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें क्या कहलाता है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये हमें बताता है कि अगर हम डेफिनेशन के तौर पे जाएं तो हम आरबीआई का डेफिनेशन को हम पकड़ेंगे जिसमें ये कहता है कि एसोसिएटेड नेशनल जीडीपी प्रोडक्ट इज टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब कि ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए कि भारत ये कोई देश है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी ये सामान जो ये देश प्रोड्यूस कर रहा है, जो बना रहा है, और एक स्पेसिफिक टाइम जनरली यहाँ पर क्या होता है, एक साल लिया जाता है, 1 ईयर ओनली। उसके अंदर जितना भी ये सामान बनाया जा रहा है जो फाइनल है, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल, बीच का सामान नहीं, जो पूरा का पूरा फाइनल है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी के और भी फुल डेफिनेशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया। दूसरा इधर आप देखेंगे ध्यान से तो जेनरिक डेफिनेशन है, अगर आपको लिखना है तो इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एंड एडेड ऑफ ऑल रेजिडेंट प्रोड्यूसर यूनिट्स। इट मेजर द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ ईयर और अ क्वार्टर। क्वार्टर मतलब जनरली क्या होता है, 4 महीने होते हैं। लेकिन मैं जनरली आपको यही कहूंगा कि आप ये पहली वाली डेफिनेशन को याद कीजिए, ये ज्यादा आसान है समझने को और लिखने को भी। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिंदी में इसी चीज को लिखा हुआ है। आप चाहें आप अपने मीडियम, अपने लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को आप पढ़ और समझ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, जैसे कि अब मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी की हम बात करें तो हमारे पास 3 मेथड है। पहला है प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं हिंदी में उत्पाद विधि। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे हम कहते हैं व्यय विधि। और तीसरा है हमारा इनकम मेथड, जिसे कहते हैं आय विधि। अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन मेथड में जो उत्पाद विधि है उसमें हम किसको कैसे निकालते हैं, जो हम निकालते हैं जीडीपी क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट। मतलब कि जितना भी सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, है कि नहीं, उन सबको जब हम एक साथ ऐड कर देते हैं फाइनल में तो हम क्या जाता है, प्रोडक्शन मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें एक बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ नो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन। जैसे कि मान के चलिए कि आपको ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने के लिए क्या होगा, पहले आप गेहूं लेंगे, गेहूं से क्या होगा, आटा बनेगा, आटा बनने के बाद फिर उसका आप क्या बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे। तो इंटरमीडिएट क्या हो गया आपका, यहाँ पर आटा हो गया, फ्लोर। तो वो आप कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, आपका फाइनल आइटम क्या है, यहाँ पर ब्रेड है, तो आप सिर्फ ब्रेड को कैलकुलेशन में लेंगे जीडीपी कैलकुलेट करते समय, ठीक है। फिर वैसे ही आपके पास क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम कहते हैं व्यय विधि। व्यय विधि में ही होता है कि जब कोई देश अगर जीडीपी जैसी, तो खर्चा भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, तो उस खर्चे के तौर पे हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है सी माइनस सी एम, आई माइनस आई एम, जी माइनस जी एम, एन प्लस एक्स। यहाँ पर जो सी है तो ये बताता है आपको क्या, कंजप्शन के बारे में बताता है कि यहाँ पर जो उस देश में जो लोग रह रहे होंगे, जैसे हम और आप कंज्यूमर हैं, तो हम देश में रह रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर रहे होंगे। तो सी क्या है आपका, कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता, उपभोग कितना हो रहा है। फिर आई है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, आई आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं, जैसे आप एलआईसी लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, वो आपका खर्चा ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि जो सरकार खर्च करती है, जैसे सरकार रोड बनाती है, पुल बनाती है, और बहुत सारे योजनाएं लाती है और बहुत कुछ काम करती है देश को विकास करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। और ये एक्स आपका क्या है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कहते हैं, जैसे जो देश हमारा एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हिंदी में निर्यात कहते हैं इसे, ठीक। तो अब ये क्या है, तो इसमें माइनस क्या हो रहा है सर, तो माइनस इसमें हो रहा है आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट जैसे कि मान के चलिए कंज्यूम, आप कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ आप खा रहे हैं, जैसे आप आप आपको जैसे कोरियन कोरियन नूडल्स खाना है, तो कोरियन नूडल्स तो इंडिया में तो बन नहीं रहा है, वो तो साउथ कोरिया से ही आएगा खाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, वहां से आप मंगाएंगे, वहां से मंगाएंगे तो क्या होगा, वो इंपोर्ट हो रहा है, तो इंपोर्ट हो रहा है तो वो उसमें माइनस करेंगे कि जो
हमें पैसा चाहिए था, जो अगर वो देश में बनता तो आप देश में पैसा रहता, लेकिन अब क्या हुआ, उसको बाहर से मंगाना पड़ा है। तो जो आपने मंगाया है वो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा था वो बाहर चला गया, देश से बाहर चला गया, इसलिए उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आप यहां पर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और देश में जाके अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उसको भी आपको माइनस करना होगा। ठीक है, फिर आप जी हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है लेकिन और भी साथ बहुत बाहर से तो देश में भी तो मंगाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट रोड बना सकती है, रेलवे बना सकती है, लेकिन वो जो जेट होते हैं वो नहीं बना पाती है, जो आर्मी में इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए उनको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो वो बाहर मंगा रहे हैं तो खर्चा ही तो कर रही है अपने सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए जो फाइटर जेट मंगाए जा रहे हैं वो खर्चा ही है। तो खर्चा है तो इस वजह से क्या हो रहा है, उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए भी उसको माइनस करना होगा। फिर एक्स क्या है, जो हम लोग टोटल एक्सपोर्ट करते हैं। अब देश में सामान सिर्फ देश में थोड़ी रहता है, बाहर हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट को हम किसे जोड़ेंगे, एक्स से जोड़ेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो अंत में एक्स माइनस एम आएगा, और जो ये एम है ये टोटल बता रहा है आपने टोटल इंपोर्ट कितना किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है हमारा आय विधि। अब इनकम मेथड है, अब इनकम मेथड में ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। ये होता है ऑल्सो नोन एज, इसको हम ध्यान से देखिए, इसको क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम अप्रोच और फैक्टर पेमेंट अप्रोच। इसमें आपके चार चीजें आती है, पहला आता है आपका रेंट, दूसरा आता है आपका वेज, तीसरा आता है आपका इंटरेस्ट, और चौथा आता है आपका प्रॉफिट। इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, आपका जीडीपी कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको अपने शब्दों में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं क्या है हमारा, अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी पढ़ा था। ठीक है, जीडीपी पढ़ा था, लेकिन अब क्या है, ये एनडीपी है, मतलब कि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जीडीपी से ही निकाला जाता है, बस हम इसमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब डेप्रिसिएशन को, जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है तो आपका आता है एनडीपी। ठीक है, और यहां पर आप देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस ही बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। जैसे कि ये देखिए मीनिंग क्या है, जीडीपी तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्या है ये, तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। ठीक है, वहीं पर आप देखिए एनडीपी क्या है आपका, जीडीपी आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन, ये हो गया। यहां पर देखिए डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं होता और इसमें इंक्लूडेड होता है। फिर आप देखिए ये क्या, जीडीपी आपको क्या बताता है, जीडीपी आपको बताता है ओवरऑल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। ठीक है, और ये क्या बताता है, एक्चुअल यूजेबल प्रोडक्शन आफ्टर वियर एंड टियर। मतलब क्या हुआ सर, मतलब इसका ये हुआ बेटे कि अगर मान के चलो आपने 10 बल्ब बनाए, 10 बल्ब में से अगर सारे के सारे 10 बल्ब आपने बनाए हैं तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जीडीपी कैलकुलेशन में। लेकिन उस 10 बल्ब में से 2 बल्ब आपके टूट गए या फूट गए किसी वजह से, या तो खराब हो गए या तो टूट गया एक, तो वो 2 माइनस कर देंगे तो वो किस में आएगा, आपका एनडीपी में आएगा। मतलब कि हमने 10 बनाए तो सही, लेकिन यूज कितना हो रहा है, एक्चुअल यूज कितना हो रहा है, कितना इस्तेमाल में आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एनडीपी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्या बताता है, जीडीपी आपको क्या बताता है, साइज ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जैसे हम कहते हैं ना भारतीय अर्थव्यवस्था अब तो 6वें पायदान में आ गई, एक टाइम पे 4थे पायदान पे थे, तो वही बताती है जीडीपी से हमको ये पता चलता कौन सा देश कौन से पोजीशन पे है, मतलब कितनी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था है। वहीं पर आप एनडीपी को देखेंगे तो ये क्या बताता है, मोर रियलिस्टिक वेलफेयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कि ये बताता है, हमको ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी वेलफेयर है, प्रोडक्टिव कितनी है, काम कितना अच्छा हो रहा है और कितने अपन एफिशिएंट है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, वैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे ये हिंदी में है। जैसे आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के बारे में बताया जाता है, टूट फूट के बाद दरअसल इस्तेमाल लायक प्रोडक्शन होता है। यहां पर देखिए जीडीपी क्या होता है, कुल उत्पादन होता है, एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है और नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये भी उसी तरह से ही काम करता है, लेकिन हम इसको पहले एक बार डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं। जैसे देखिए अगर हम देखें डेफिनेशन में तो एनएसओ जो कहता है, और कभी भी, हाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही लिखें। सबसे अच्छा ऑथेंटिक सोर्स आपके लिए एनसीईआरटी है, आप वहां से लिखें। अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलता है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के जरिए आप उन्हें डेफिनेशंस को लिखें और खोजें, ताकि वो ज्यादा ऑथेंटिक लगे और आपको फुल नंबर मिलने का चांस भी रहे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए एनएसओ स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंटिंग है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ
all the final goods and services produced by a country residents and their business within a specific period, usually a year, regardless of whether the production occurs within the domestic territory or abroad। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है आपका, जो जीडीपी होता है उसका प्लस जो भी हमने इनकम अब्रॉड से कमाया है वो भी इसमें आता है। किसमें? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। जैसे अब्रॉड से जैसे कमाया, जैसे मान के चलिए अब्रॉड में जैसे फॉरेन कंट्रीज में, बाहरी देशों में हमारे देश का दूतावास होता है, दूतावास में जाके लोग अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो उससे इनकम जनरेट होता है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से आप नेट को देखेंगे तो नेट क्या बताता है? नेट प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द factors of production supplied by residents of a country during a given period after allowing for a depreciation। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? कुछ नहीं, सेम चीज जैसे हमने एनडीपी में किया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किया था, वैसे हम एनएनपी में भी कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? जो जीएनपी है टोटल, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे रहे हैं। मतलब जीएनपी में से मूल्यांश को हम अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको इसको समझा चुका हूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप जीएनपी लिखेंगे तो नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा उसमें ऐड होगा। तीसरा, मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर इसका मतलब क्या होता है, जीएनपी इज लेस देन, मतलब उससे छोटा है जीडीपी से, इसका मतलब ये बताता है कि जो फॉरेनर आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया देन बाय द इंडियंस इन अब्रॉड। मतलब कि अगर हमारा जीडीपी ज्यादा है जीएनपी से, तो मतलब कि इसका मतलब ये हो रहा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं देन बाय द इंडियंस इन अब्रॉड। जैसे कि कुछ फॉरेनर्स देश में भी आके काम करते होंगे, विदेशी लोग, तो अपने देश में ज्यादा वो काम कर रहे हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसकी वजह की जो हम भारतीय बाहर जाके जो पैसा कमाते हैं इसके बारे में बताता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए हिंदी में जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है, तो आप इसको देखिए, किसी देश के लोगों और उनके बिजनेस द्वारा एक खास समय में बनाए गए सभी फाइनल सामान और सर्विस की कुल मॉनेटरी वैल्यू है, चाहे प्रोडक्शन देश के अंदर हो या विदेश में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि दोनों जगह क्या आया हुआ है? फाइनल ही आया हुआ है, जीडीपी और जीएनपी में, लेकिन यहाँ पर देश के अंदर और देश के बाहर दोनों की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है? नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी आपको यह बताता है कि उस समय पे, यूजुअली जिस टाइम पे, उस मार्केट प्राइस पे, बाजार मूल्य पे हमारा जो जीडीपी है क्या। जैसे मान के चलिए कि आज के दिन है शक्कर का रेट, आज के दिन शुगर का रेट है, जैसे मान के चलिए 50 रुपए है। ठीक है, क्लियर। और मैंने लगभग 100 किलो शक्कर खरीद ली, तो आज के टाइम में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नॉमिनल जीडीपी आएगा। 50 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? 5000 आएगा। तो ये आज के दिन का है, मतलब मार्केट प्राइस जो अभी का रेट चल रहा है। लेकिन वहीं पर जो रियल जीडीपी है उसको बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो बेस ईयर होता है उस पे कैलकुलेट, जैसे कि अभी का जो करंट बेस ईयर चल रहा है वो 2024 वाला चल रहा है, तो उस टाइम पे जो शुगर का या शक्कर का जो पैसा प्राइस रहा होगा उसको लेके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी बिना किसी बेस ईयर के होता है, लेकिन जो रियल जीडीपी होता है वो बेस ईयर के बारे में होता है। ठीक है, ये क्या? करंट मार्केट प्राइसेस के मान, जो अभी के जो बाजार मूल्य चल रहा है उसके बारे में ये बताता है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रिमूविंग द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। अब जैसे कि हम क्यों बेस ईयर बनाते हैं? बेस ईयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि मान के चलिए कल आज जैसे वॉर चल रही है और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तेल आ नहीं पा रहा है, बहुत जो बिजनेस है वो ठप बैठा हुआ है, तो अभी क्या सिचुएशन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, दाम भी सामानों के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस तरह से नहीं बढ़ने चाहिए इससे बहुत तेजी से साथ बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसलिए बेस ईयर तय करते हैं, हम सब कुछ फैक्टर्स को देखते हैं, फैक्टर्स जैसे कि जो कौन से साल में सब कुछ स्थायी था, आयात हमारा बहुत अच्छा हो रहा था, निर्यात हम बहुत अच्छा निर्यात कर रहे थे, माफ कीजिएगा निर्यात कर रहे थे बहुत अच्छा, हमारी जीडीपी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लोगों के पास रोजगार था, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन नहीं थी, महंगाई नहीं थी, ये सब चीजें, वॉर भी नहीं था, युद्ध भी कहीं नहीं चल रहा था। तो उन सारी सिचुएशन को पकड़ के और अपने फैक्टर को देख के कि कौन सा साल हमारा
हमारे लिए सही रहेगा उसको बेस ईयर माना जाता है। तो उसी बेस ईयर से बाकी चीजों को देखा जाता है कि क्या वो सही है और उनके बीच में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर प्राइस ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी इंटू बेस ईयर प्राइस ऑफ बी। बेस ईयर जैसे कि मान के चलिए उस साल शक्कर का प्राइस रहा होगा 35 रुपए और इस साल हमने कितना 100 केजी बना लिया, 100 केजी बनाया तो कितना हुआ 3500 हुआ। लेकिन यही बात अगर मैं देखूं 2024 में ही तो 35 रुपए तब भी था, बेस ईयर लिया हुआ था, लेकिन हमने शक्कर कितना ही बनाया, सिर्फ 50 किलो ही बस शुगर हमने बनाया था। तो ये कितने हो गए, ये आपके हो जाएंगे 1750 रुपए। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है। जो शक्कर हमने सिर्फ 2024 में 50 किलो बनाया था वो 2026 में हमने कितना बना लिया, आपका 100 किलो बना लिया, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, हमने रेट सेम रखा। तो इससे क्या पता चलता है, रियल वैल्यू पता चलती है। ठीक है, इन्फ्लेटेड नहीं पता चलती। अगर प्राइस को ही बढ़ा देंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पता चल रहा है कि हमने शक्कर सिर्फ 20 किलो ही बनाया, लेकिन शक्कर का दाम उस साल हो गया आपका जैसे कि 100 रुपए, तो इसको कर दोगे तो कितना 2000 आ जाएगा, जीडीपी फिर से बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन हमारा कम हो गया। तो इस चीज को जानने के लिए क्या करते हैं, हम बेस ईयर को रखते हैं। ठीक है, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट है आपका जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में है, आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में हमारे, आप जुड़ जाइए वहां पर, आपको सारे नोट्स और पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल में चले जाते हैं, आप वहां पर देखिए, डाउनलोड कर लीजिए और घर पे आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। यहां पर देखिए ये डिफरेंस है जीडीपी और जीवीए में। ठीक है, डिफरेंस कुछ तो जीवीए किसकी बात करता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हमने जो सामान बनाया उसमें वैल्यू कितनी ऐड हुई, और दूसरी जीडीपी हम बहुत बार अभी पढ़ चुके हैं क्या होता है। अगर ध्यान से देखिए जीवीए मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलिए, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे गेहूं था, गेहूं से हमने क्या बनाया, आटा बनाया, आटा से हमने क्या बनाया, ब्रेड बनाया। तो यहां पर क्या हुआ, आटा, और आटे से क्या हुआ, ब्रेड। तो यहां पर क्या हुई है, जब आटे से जब वो ब्रेड बना तो यहां पर क्या हुआ, वैल्यू ऐड हुई है, आपने कुछ उसमें काम किया है जिससे उसकी वैल्यू ऐड हुई है, तो उसे क्या कहेंगे, वैल्यू एडिशन। मीनिंग को देखें तो क्या कहता है, जीवीए मेजर द वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। वहीं पर जीडीपी मेजर टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। वहीं पर आप देखिए फोकस क्या करता है, जीवीए फोकस मेनली ऑन द प्रोडक्शन साइड ऑफ द इकोनॉमी। ये किस पे फोकस करता है, ये प्रोडक्शन साइड में फोकस करता है। जीवीए किस में करता है, जीडीपी, ये ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट एट मार्केट प्राइस पे फोकस करता है। फिर आप देखेंगे टैक्सेस एंड सब्सिडी, जीवीए इज कैलकुलेटेड बिफोर एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्ट्रैक्टिंग द सब्सिडीज। जीवीए में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड नहीं करते हैं बिफोर एडिंग, हाँ, एंड सब्ट्रैक्ट द सब्सिडी, और सब्सिडीज को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वहीं पर जीडीपी इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्ट्रैक्टिंग द सब्सिडीज। ठीक है, देन आगे देखते हैं पर्पस, देखते हैं जीवीए हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर टू द इकोनॉमी। जैसे ये क्या बताना चाहिए, जैसे कि अगर आप यूनियन बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते होंगे तो आप सुनते होंगे ना कि जीवीए एग्रीकल्चर का, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, फिर सर्विसेज सेक्टर का, ठीक है, कृषि का, उद्योग का और सेवाओं का। जीवीए बताते हैं कि 3% 4% जो भी रहता है इकोनॉमिक सर्वे में। इससे जीवीए से क्या पता, जीवीए से ये पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, कृषि जो क्षेत्र है, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें कितना काम हो रहा है, उसमें वैल्यू कितनी ऐड हो रही है। ठीक है, वो बताता है। मैन्युफैक्चरिंग भी वही आपको बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना काम हो रहा है, स्टील से कितने सारे लोहे के पाइप बन रहे हैं, वो भी तो वैल्यू एडिशन ही तो है। तो वो बताता है, परसेंटेज के तौर पे पूरी तरह से उसको देखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या बताता है आपको, जीवीए के बारे में, वैल्यू एडिशन के बारे में बताता है। फिर आपको पता रिलेशन क्या है, जीवीए इज बेस मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। पहले ही बताया था, ये प्रोडक्शन साइड के बारे में बताता है, तो ये किसके बारे में बताएगा, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बारे में बताता है, मेजर करता है। वहीं पर जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम जीवीए यूजिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज एडजस्टमेंट। जो जीडीपी है वो आपको कहीं और से नहीं, जीवीए से डिराइव होता है, उसमें टैक्सेस और एडजस्टमेंट कर, सब्सिडीज का एडजस्टमेंट किया, जैसे कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, जीडीपी रिलेशन है जीडीपी और आपका
जीवीए के बीच में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए हिंदी में है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशन। वह हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आप जाने कि उसके लिए और क्या हो सकता है। जैसे जीडीपी, जीडीपी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में नहीं बताता, मतलब जीवन का स्तर कैसा है, आप किसी देश को देख के नहीं कह सकते। जैसे जीडीपी इंडिया का छठवां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हमारा देश, लेकिन आप देखते होंगे गरीब बहुत ज्यादा गरीब हैं और अमीर बहुत ज्यादा डिफरेंस है गरीबी और अमीरी में। वहीं पर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बताता है, जैसे गैर बाजार लेन देन कुछ हो रहा है तो उसके बारे में हमें नहीं पता चलता है। ये वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उन्हीं चीजों के बारे में बताता है जिसके बारे में जो कि मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इनकम इनक्वालिटी के बारे में नहीं बताता है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, वहनीयता के बारे में नहीं बताता। आप कैसे बता सकते हैं कोई देश जीडीपी से देख के कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। वहीं पर इनकम इनक्वालिटी के बारे में नहीं बता। सस्टेनेबल मतलब यहाँ पर देश का सस्टेनेबल नहीं, जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, जैसे कि ग्रीनरी है कि नहीं। जीडीपी तो बहुत बढ़ गया, लेकिन क्या वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उसके बारे में नहीं बताता है। फिर क्या होता है, डेप्रिसिएशन के बारे में भी बात नहीं करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या कहलाता है? नेशनल इनकम को अगर ध्यान से देखें तो ये है आपका, इसे कहते हैं अपन नेशनल इनकम को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ जिस इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से मिला दिया गया था। ठीक है, इन्होंने डेफिनेशन दिया, क्या बताते हैं, एक देश के आम लोगों द्वारा जमीन, मेहनत, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट के तौर पर चाहे देश में हो या विदेश में एक खास समय में कमाए गए सभी फैक्टर इनकम के टोटल के तौर पर डिफाइन करता है। जैसे कि अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी लिखा हुआ है द सम ऑफ टोटल ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, जो देश के हैं, उन्होंने जो किया है, पैसा कमाया है, कौन कौन से फैक्टर से, जमीन से, लैंड से, लेबर से, कैपिटल से और एंटरप्रेन्योर टैलेंट से, वेदर विद इन अ कंट्री और अब्रॉड, या तो देश में कमाया है या तो देश के बाहर कमाया है, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। कितने साल होता है? लगभग एक ही साल के लिए ही बात ये किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसके बारे में किया जाता है, तो ये क्या बताता है? बताता क्या है आपको, देखिए यहां पर मैंने इंपॉर्टेंस रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बहुत आसान शब्दों में है, बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको आसान से समझ में भी आएगा। देखिए, द मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इट शोज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में है। फिर हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग में हमको मदद करता है। फिर आता है कंपैरिजन बिटवीन ईयर्स, एक साल को दूसरे साल से बताता है कि इस साल देश ने कितना पैसा कमाया और अगले साल कितना, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, अंतर के बारे में बताता है। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, हर क्षेत्र, जैसे कृषि हो गया, है ना, कृषि का क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर उद्योग का क्षेत्र हो गया, आपका सेवाओं का क्षेत्र हो गया, इन सब क्षेत्र के बीच में जो कंट्रीब्यूशन एनालिसिस है, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है जीडीपी में, सबसे ज्यादा कौन ज्यादा योगदान दे रहा है, उसके बारे में बताता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बताता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, इससे ही हम प्रति व्यक्ति आय को निकालते हैं। जब प्रति व्यक्ति आय को हम नेशनल इनकम जब निकालते हैं, उसी से हमको पता चलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। जब ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगी, जीवन का स्तर और ऊंचा होगा, कम पैसा होगा तो जीवन का स्तर थोड़ा नीचा रहेगा। ठीक है, फिर आता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब इससे ये पता चलता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कैसे, देश में योजनाएं और विकास के बारे में कैसे पता चलता है, कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे कि अगर मान के चले आपको ये पता रहेगा देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है, और देश में कहां से पैसा किधर आ रहा है और किधर जा रहा है, कौन बाहर ज्यादा कमा रहे हैं कि देश में ज्यादा कमा रहे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि हमें किस तरह की योजनाओं को लाना है और कौन से क्षेत्रों को ज्यादा प्रोत्साहन देना है, कौन से क्षेत्रों को ज्यादा हेल्प करना है, मदद करनी है, ताकि वो और आगे बढ़े। ठीक है, ये रहा आपका। आगे हम चलते हैं, इसी में ये हिंदी में आप देख लीजिएगा। देन हम आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, मतलब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वही 3 मेथड ही हैं जो हमने जीडीपी में पढ़ा था, सेम, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, चलिए इसको आप, मैंने प्रीवियस थोड़ी देर पहले ही समझाया था, आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे ये रहा आपका, हिंदी में रहा, फिर हम आगे चलते हैं। प्रिकॉशंस इन कैलकुलेशन। अब भाई जीडीपी, अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है तो कुछ हमको प्रिकॉशंस भी तो लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आप ध्यान से देखिए, क्या प्रिकॉशंस, हमें क्या सावधानियां यहाँ पर बरतनी है। पहली बरतनी, दोहरी गणना से बचें।
कई बार होता है डबल बार, एक ही चीज को डबल बार हम काउंट कर देंगे तो उससे हमको बचना है, एक ही बार बस उसको इस्तेमाल लगना है, मतलब कि गणना है। केवल चालू वर्ष का उत्पादन शामिल करें। जिस वर्ष में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब मान के चलिए 2026-27 का हमें नेशनल इनकम निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालना है, तो हम सिर्फ 26-27 का ही इनकम लेंगे, ये नहीं कि पिछले साल का भी जोड़ देंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमारा गलत नियम आ जाएगा। तो तीसरा है स्थानांतरण भुगतान बहिष्कृत करें, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता और डोनेशन जैसे पेमेंट इसमें शामिल नहीं है। जैसे स्कॉलरशिप, जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पर है आपके जैसे कि डिप्रिसिएशन जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं ना एक्सक्लूड, जैसे कि हम कोई चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा जैसे कि आपके पास है, जैसे आपके पिताजी कमाते हैं, कमाने जाते हैं, कमा के आते हैं और आपको 5,000 रुपए दे देते हैं, तो वो आपकी इनकम नहीं हुई, उन्होंने अपने इनकम को आपको दिया, तो क्या किया, पैसे को ट्रांसफर किया अपने हाथ से आपके पास, तो वो कैलकुलेशन में नहीं लाना है। फिर चौथा आता है इंक्लूड डेप्रिसिएशन केयरफुली। कई बार क्या होता है, डेप्रिसिएशन को हम ध्यान से नहीं, मूल्यांश को ध्यान से इंक्लूड नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते, घटा नहीं पाते, तो उसको ध्यान से करना है, उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। फिर आता है इंक्लूड इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम गुड। जैसे कई बार क्या होता है, क्या होता है, जब जब किसान होता है, किसान जो होता है वो अपने लिए तो सिर्फ नहीं बनाता है, मतलब मार्केट में ही बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए तो फल सब्जी नहीं उगाता है, अपने लिए भी उगाता है, उसको भी खाता है, तो उसको भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह एस्टिमेट करना है और इंक्लूड करना है, मतलब जोड़ना है नेशनल इनकम में। एक्सक्लूड इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल जैसे रेत माफिया हो गए, कोयला माफिया हो गए, ये सब जो आती है इलीगल एक्टिविटीज हैं जो अलाउड नहीं है, जो देश में नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। हालांकि उनकी भी कोई ना कोई इकोनॉमी है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना है। फिर आता है काउंट ओनली फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स को ही हमें क्या करना है, काउंट करना है, और किसी चीज को काउंट नहीं करना है। फिर आता है इंक्लूड सर्विसेज प्रॉपर्ली, जो सेवाएं हैं उनको भी ध्यान से हमें जोड़ना है। सेवाएं में जैसे आ जाता है सर्विस ऑफ टीचर। अब टीचर है, अब सिंपल सी बात है कि अब टीचर, अब टीचर क्या होता है, अगर वो पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना सेवा ही तो दे रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो मेरे पास भी कुछ पैसा आएगा, तभी तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको सामान नहीं दे रहा, मैं आपको बस नॉलेज दे रहा हूं। तो इस वजह से क्या, उसको भी अच्छी तरह इंक्लूड करें। डॉक्टर है, डॉक्टर भी क्या देता है, आपको सर्विस देता है, आपकी हेल्थ के बारे में बताता है। लॉयर आपको भी सर्विस देता है। बैंकिंग आपको क्या देता है, सर्विस देता है। फिर आपको आता है ट्रीटमेंट ऑफ हाउस वाइफ सर्विसेज। अब क्या होता है, जो हाउस वाइफ की जो सर्विसेज होती है ना, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक जो सर्विस होती है हाउस वाइफ की, वो जनरली क्या करते हैं, उसको नहीं जोड़ते हैं राष्ट्रीय आय में। क्यों नहीं जोड़ते, इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि उसको निकालना बहुत मुश्किल चीज है। आप कैसे बताओगे कि एक हाउस वाइफ का इतनी तनख्वाह होगी अगर वो घर का काम कर रही है, ठीक है ना, आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और वो उसको निकालना भी बहुत टेढ़ी खीर है, तो उसको हम नहीं जोड़ते। फिर आगे जाता है करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज है वो भी आपको ध्यान से उसमें देखना है कि उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। जो सामान अनसोल्ड है वो जो रखा हुआ, कितना रखा हुआ है, उसको ध्यान से कैलकुलेट करना है। फिर आपका आता है इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्रॉपरली। जो भी नेट इनकम आ रही है, जैसे बाहर गया है कोई, है ना, देश के बाहर गया, कमाने गया, देश के बाहर गया कमाने, तो वो कुछ पैसा अपने घर में भेजेगा, तो वो कोई ना एक फैक्टर इनकम हो गया, उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से जोड़ना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यही आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है आपका राष्ट्रीय गणना में सावधानियां, वही सेवाओं को ठीक से शामिल करें, गणनाओं की सेवा वही सेम चीज है आपका। फिर आपका आता है आगे कमेटीज रिलेटेड टू नेशनल इनकम। इसको आप ध्यान से, महालोकिस कमेटी 1949 में बना हुआ था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1991 में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1971 में, और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2005 में। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को ही जोड़ के क्या बनाया गया है, एनएसओ बनाया गया है। कब, 2019 में। अब ये दोनों बंदूक चीनी के अंदर जुड़ चुकी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास, जैसे आप कहीं पर जाकर कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी जाके, जैसे मान के चलिए आप अमेरिका गए हुए हैं और आप इंडिया में, दोनों जगह वहां पर क्या मिलता है, सैंडविच मिलता है। ठीक है, तो अमेरिका में आपको सैंडविच मिला $2 का, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर इंडिया में आपको मिला वो 50 रुपए का। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि $1 की कीमत
इसका मतलब ये थोड़ी होगी $1 की कीमत आपकी क्या हो जाएगी, $1 की कीमत आपकी ₹25 हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ, आपको खुद पता है अभी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, लगभग 96 रुपीज चल रहा है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये 96 रुपीज 96 रुपीज चल रहा है $1 की कीमत। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो सामान का जो मूल्य है, जो पैसा है, जो भी आप सामान खरीद रहे हो, वो ना जो हर करेंसी में एक ही वैल्यू रखता है। इसको अगर ध्यान से डेफिनेशन में देखिए तो ये बताता है the rate of currency conversion that equalize the purchasing power of different currency by eliminating the difference in price level between the countries। जो परचेजिंग पावर है, मतलब कि जो पैसे की जो ताकत है किसी चीज को खरीदने के लिए, दो कंट्रीज के अलग अलग मुद्राएं होती हैं, उन दोनों मुद्राओं की जो ताकत है कि सामान को खरीदने के लिए, उसी को परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कर देता है, इक्वलाइज कर देता है, बराबर कर देता है, ताकि जो डिफरेंस हो प्राइस लेवल में वो हट जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, इसी इसको वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि इज एन एक्सचेंज रेट मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर सिंगल यूनिट ऑफ वन कंट्री करेंसी कैन बाय इन अनदर करेंसी। ठीक है, इन अनदर कंट्री। यही आपका क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी है। ठीक, जो डिफरेंस, जैसे कि आप यहां पर देखिए $10 में भी उतना ही सामान मिला, 10 यूरो में भी उतना ही सामान मिला और 830 रुपए में भी उतना ही सामान मिला। तो मतलब कि ये है कि वो जो पैसे की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो ये बता रहा है कि वो सेम सामान को उतने ही रुपए में खरीद सकते हैं, जिससे आपका जो पैसे की पावर है उसके बारे में बता रहा है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, ग्रीन नेशनल इनकम। ग्रीन नेशनल इनकम किसके बारे में बताता है, ये आपको बताता है ग्रीन नेशनल इनकम अगर फॉर्मूला देखें तो नेशनल इनकम माइनस एनवायरमेंटल डैमेज माइनस रिसोर्स डिप्लीशन। एनवायरमेंटल डैमेज माना पर्यावरण को जो हम नुकसान दे रहे हैं, दूसरा रिसोर्स डिप्लीशन, अब भाई आप कमा रहे हो, अगर आप वो कोयला निकालोगे तो हमारा जो कोयला का जो भंडार है वो तो कम हो जाएगा, तो उसको भी हमको माइनस करना, तो हम क्या निकाल पाएंगे, ग्रीन नेशनल इनकम निकाल पाएंगे। ये किसके बारे में बताता है, द मॉनेटरी वैल्यू। अब भाई सिंपल सी बात है, आप पेड़ काट रहे हो या फिर जंगल काट रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो, पेड़ तो कट ही रहे हैं लेकिन उसका कुछ मॉनेटरी प्रभाव भी तो होगा ना, मतलब कि उसको हम नाप नहीं सकते लेकिन हम उसको पैसे के टर्म में बता रहे हैं कि उससे कितना खर्चा होगा हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ द कंट्री, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस। उसको क्या कहते हैं अपन, ग्रीन नेशनल इनकम कहते हैं। मैंने ये बहुत प्यारा अच्छा सा डायग्राम भी बना, पिक्चर भी रखा है, आप इसको देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे, बहुत अच्छा, आपको एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, जैसे कि प्रोडक्शन सर्विसेज, एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड सस्टेनेबल रियल इनकम। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। चलिए ये आपका हरित वही हिंदी में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखें, मैंने इसको एक क्वेश्चन के तौर पे भी आपको समझाया। जैसे राष्ट्रीय आय कितनी है आपकी, 100 लाख करोड़ है, और पर्यावरण क्षति आपको 7 लाख करोड़ का हुआ, प्राकृतिक संसाधनों में कमी 3 लाख करोड़ का हुआ, तो हरित राष्ट्रीय आय आपकी कितनी है, 90 लाख रुपए। मतलब कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आपकी राष्ट्रीय आय कितनी है, वो है आपकी 90 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी भी वही चीज बात करता जो हरित ग्रीन नेशनल इनकम बात कर रहा था। ये क्या कहता है, ये ग्रीन जीडीपी बोल रहा है जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट। जब जीडीपी में से मैं पर्यावरण का जो कॉस्ट है उसको मैं माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाता है, पर्यावरण की जो लागत है उसको माइनस कर देता हूं, घटा देता हूं, तो क्या आ जाएगा, आपका ग्रीन जीडीपी आ जाएगा। हालांकि आप पिक्चर को देखिए और अच्छी तरह से आप समझ जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम जैसे मान के चलिए कि नेशनल इनकम है, जैसे हमने बताया कि एक देश की जो नेशनल इनकम है वो है 10,000 रुपए। ठीक है, और उस देश में कितने लोग रहते हैं, मान के चलिए 10 लोग रहते हैं, तो हर किसी के पास कितने आएंगे, डिवाइड करूंगा तो 100,000 रुपए, तो हर किसी के पास कितने आएंगे, 1000 रुपए। हालांकि ऐसा होता नहीं है पर ऐसी किसको कैलकुलेट किया जाता है। क्या है कि देश की जितनी भी आय है उसको जब हम उसके देश की जनसंख्या से जब भाग दे देते हैं, जो आता है हमारे पास वो हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं।
हालांकि अगर आप ये फॉर्मूला ही ध्यान रखें और अपने शब्दों में अगर आप लिख लेंगे तो भी ये सही है। ठीक है, चलिए जैसे कि ये अच्छा सा एक एग्जांपल है आपके पास। जैसे कि देखिए एक बड़ा सा केक था, वो सब में बराबर हिस्सों में बट गया। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है ये हिंदी में दिया हुआ प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसको मैंने अच्छी तरह समझाया है। वहीं पर एक क्वेश्चन के जरिए से भी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे जैसे कि 20 लाख करोड़ 200 लाख करोड़ है एक नेशनल इनकम किसी देश का, उसमें उसकी जनसंख्या की आबादी 140 करोड़ है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1,43,000 क्या आ जाएगा, लाख क्या है, पर पर्सन इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम की इनकी बात करता है कि जैसे कि मान के चलिए आप कमा रहे हैं, आप आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आप अफसर बनेंगे, आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, इनकम आएगा, सैलरी आएगी। उस सैलरी में से कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, टैक्स में कट जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स, और अदर भाषा में क्या कहेंगे उनको, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आपकी जो सैलरी है 1 लाख रुपए है, उसमें से आपका 20,000 रुपए टैक्स कट गया, तो आपके पास कितने बचे पैसे, 80,000 रुपए बचे, 80,000 रुपए आपके पास बचे। अब ये 80,000 रुपए आप क्या करोगे, खर्च करोगे। तो इस जो 80,000 रुपए आप जो खर्च करोगे, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अगर आप देखें तो ये डेफिनेशन है, ओईसीडी की डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेपर के लिए। ठीक है, वैसी क्या है आखिरी में देखिए, जैसे कि प्रयोज्य, अगर इसको हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल को प्रयोज्य आय कहते हैं। ठीक, तो इसका यहाँ पर डेफिनेशन है। अगर व्यक्तिगत आय से हम प्रत्यक्ष आय को कर को घटा दें तो हमारे पास जो आएगा उसको कहेंगे डिस्पोजेबल आय या प्रयोज्य आय कहेंगे। ठीक, तो ये रहा आज के लिए मैंने जो आपको पढ़ाया, ये था जीडीपी हमने पढ़ा, जीडीपी क्या होता है उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम कैसे करते हैं, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ग्रीन नेशनल इनकम क्या होता है, उसके बारे में जाना। हालांकि इसमें से 2-3-4 टॉपिकों से आपके पीएससी प्री में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, मेंस में तो आते ही रहते हैं। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पूछ लिया था, ठीक है, पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ का कितना है वो आपसे पूछ लिया था। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये आपसे पूछी जाएंगी, तो ये करंट अफेयर का हिस्सा है। किसी और क्लास में हम करंट अफेयर करेंगे, आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं जाने से पहले एक बार फिर बोलूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑफ दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।